चलिए गाइज, आज जो हमारा टॉपिक है वेस्पर थ्योरी से रिलेटेड है। वेस्पर थ्योरी के रिमेनिंग भाग को आज हम करने वाले हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने वेस्पर थ्योरी के 2 रूल्स के बारे में डिस्कस किया था। पहला रूल क्या कहता था? पहला रूल ये कहता था कि जिसके पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसकी हमारे पास में क्या होती है? रेगुलर ज्योमेट्री होती है। और जिसके पास में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों होते हैं, उसकी ज्योमेट्री डिस्टॉर्टेड होती है। तो आज हम कुछ एग्जांपल से शुरू करते हैं कि क्या क्या एग्जांपल हम देखेंगे, एग्जांपल के थ्रू समझेंगे वेस्पर थ्योरी किस तरीके से होती है। तो सबसे पहला जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी एक एग्जांपल को डिस्कस किया था, आज भी एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। तो ICl2 नेगेटिव आयन जो होता है, सबसे पहले इसके अंदर अपन को देखना है कि जो ICl2 माइनस आयन है, इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, केंद्रीय परमाणु कौन सा है। तो इसमें सेंट्रल एटम को सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है। तो सेंट्रल एटम जो है हमारे पास में आयोडीन है। यहाँ पे क्या है? आयोडीन इज द सेंट्रल एटम जिसपे क्या है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे Cl2 नेगेटिव लिखा हुआ है, लेकिन ये जो नेगेटिव चार्ज है ना, वो नेगेटिव चार्ज आयोडीन के ऊपर होता है। तो I नेगेटिव हमारे पास में क्या होगा? सेंट्रल एटम होगा। अपन को पता होना चाहिए कि जो आयोडीन का एटॉमिक नंबर होता है वो 53 होती है। कितना होता है? 53 एटॉमिक नंबर होता है। और एक नेगेटिव चार्ज लगा हुआ है, यानी कि इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इस पे ऐड करना पड़ेगा, यानी कि ओवरऑल 54 हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। किसका? आयोडीन का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रिप्टॉन, फिर 4d10, 5s2 और 5p5। यहाँ पे क्रिप्टॉन जो होता है उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36 होता है। 36 इसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है। तो इस तरीके से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयोडीन अपन ने लिखा है। अब अपन देखते हैं कि जो s ऑर्बिटल है आयोडीन का, सबसे पहले अपन देखते हैं कि ऑर्बिटल्स की फिलिंग कैसे होगी। तो s ऑर्बिटल के अंदर 5s के अंदर हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, और 5p के अंदर भी हमारे पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। इस तरीके से हम अरेंज करेंगे इसको, ठीक है। फिर अपन को पता है कि 5p के बाद में 5d भी होगा, लेकिन वो क्या होगा? वैकेंट होगा। वो क्या होगा? वैकेंट होगा, खाली पड़ा हुआ होगा, ठीक है। तो अपन को क्या करना है? ICl2 नेगेटिव यानी 2 Cl को इसके अंदर फिल करना है। तो अपन को पता है कि जब हम, ये तो हमने I का कॉन्फ़िगरेशन लिखा है, I नेगेटिव का कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे? एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। तो बेसिकली I नेगेटिव का जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो सिमिलरली S 5s का तो सेम रहेगा, लेकिन 5p का हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, और 5d जो है हमारे पास में खाली रहेगा, ठीक है। अब क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर हमारे पास में सिंपल सी कंडीशन होने वाली है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो उठ करके D के अंदर आ जाने वाला है। एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर के D के अंदर चला जाने वाला है, जिसके थ्रू हमारे पास में क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारे पास में कुछ ऐसी कंडीशन बन जाएगी कि यहाँ पे 5p से एक इलेक्ट्रॉन 5d में चला जाएगा, और यहाँ पे सिंपल सी चीज होगी। सिंपल सी चीज क्या होगी? सिंपल सी चीज ये होगी कि यहाँ पे Cl का बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पे भी हमारे पास में क्या हो जाएगा? Cl का बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दोनों जगह Cl का बॉन्ड बन जाएगा, और हमारा यहाँ से ICl2 बन जाएगा। यानी इसका जो ओवरऑल हमारे पास में ओवरऑल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, ओवरऑल जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा। और इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगा, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन निकल करके आएगा वो sp3d होगा, क्योंकि इसमें s भी इन्वॉल्व है, इसमें p के 3 ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, और इसमें d का एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। इस वजह से इसका क्या होगा? हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा। तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगा इसके अंदर, ठीक है। बहुत ही ज्यादा सिंपल है। इसके अंदर देखो, इसके अंदर 3 लोन पेयर है, तो इसकी ज्योमेट्री रेगुलर तो नहीं होने वाली। देखते हैं इसकी ज्योमेट्री और इसकी स्ट्रक्चर किस तरीके से होती है, उस पे थोड़ी नजर डालते हैं। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की बनेगी। हमारे पास में 3 लोन पेयर होंगे, 3 तो इसके पास में लोन पेयर होंगे, और एक दो हमारे पास में क्या होंगे? बॉन्ड पेयर हो जाएगी, क्योंकि जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन है वो Cl के साथ में बॉन्ड बना देंगे, तो 2 बॉन्ड पेयर हो जाएंगे, 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। तो इसकी जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग इसकी रेगुलर ज्योमेट्री तो नहीं होगी। तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होगी? लीनियर ज्योमेट्री होगी, क्योंकि देखो एकदम सीधा सीधा दिख रहा है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है। तो इसकी ज्योमेट्री कैसे होने वाली है? लीनियर ज्योमेट्री होने वाली है। तो इस एग्जांपल से हमने स्टार्ट किया आज। अब हम देखते हैं अगला रूल जो वेस्पर के अंदर बिलोंग करता है वो क्या कहता है। रूल नंबर 3 हमारा वेस्पर थ्योरी का कहता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम आर लेस देन साइड एटम देन द बॉन्ड एंगल डिक्रीजेस। यानी कि ये बात कर रहा है कि अगर कोई भी हमारे पास में सेंट्रल एटम है और सेंट्रल एटम से साइड एटम जुड़े हुए हैं, सेंट्रल एटम उससे साइड एटम जुड़े हुए हैं, और ये कह रहा है कि अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से कम है, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से कम है, तो हमारे पास में क्या होगा? बॉन्ड का जो एंगल है, बॉन्ड
का जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की ताकत, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ताकत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये कह रहा है कि अगर साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेंगे तो सेंट्रल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसमें क्या होगा, रिपल्शन कम होगा, और जितना कम रिपल्शन होगा उतना ही बॉन्ड एंगल क्या होगा, कम होगा। देखो पास पास में रिपल्शन नहीं हो रहा है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कैसे ज्यादा होगा, जैसे ही रिपल्शन होगा तो ये देखो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी सेंट्रल एटम से तो रिपल्शन नहीं होगा, रिपल्शन नहीं होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। अब एग्जांपल लेते हैं फास्फोरस के हैलाइड्स का। फास्फोरस के हैलाइड है हमारे पास में, फास्फोरस के हैलाइड से तो अपन को पता है कि जो पीरियोडिक टेबल में भी हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर, पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज होती है, यानी कि फ्लोरीन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, फिर उससे थोड़ी कम क्लोरीन की होती है, फिर ऐसे डिक्रीजिंग ऑर्डर होता है, फ्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल का ऑर्डर जो है, सबसे ज्यादा बॉन्ड एंगल जो है जिसकी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसका क्या होगा, बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा। मैंने क्या कहा, बॉन्ड एंगल किसका ज्यादा होता है, जिसकी साइड एटम जिसमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ा हुआ है उसका बॉन्ड एंगल कम होगा। यानी कि देखो ज्यादा यहाँ पे साइड एटम फ्लोरीन है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल कम हो जाएगा, यहाँ पे साइड एटम आयोडीन है तो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो बॉन्ड एंगल ज्यादा हो जाएगा। यानी कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव साइड एटम होगा तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। इसी तरीके से आर्सेनिक के अंदर भी ऐसा ही होता है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल घट जाएगा, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी थोड़ी कम है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ कोई बॉन्ड एंगल का ऑर्डर ये जो रटे नहीं मारने आपको इनके, बस आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि सेंट्रल एटम से अगर हमारे पास में कोई साइड एटम जुड़ा हुआ है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसकी सेंट्रल एटम से भी ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाता है, ये वेस्पर थ्योरी कहती है। ये वेस्पर थ्योरी का तीसरा रूल है। चौथा रूल वेस्पर थ्योरी का क्या कहता है कि इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम आर मोर देन साइड एटम देन बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस। यानी कि जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से ज्यादा होगी, साइड एटम से ज्यादा होगी तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा, इसका रीजन भी पता होना चाहिए, क्योंकि देखो साइड एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो साइड एटम से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो सेंट्रल एटम के पास में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी तो रिपल्शन होगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा, रिपल्शन होगा तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ये बातें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में NH3 PH3 और आर्सेनिक H3 है, यानी कि नाइट्रोजन जो है सेंट्रल एटम है तो सेंट्रल एटम के हाइड्रोजन से ज्यादा, अपन को ये तो पता है कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा ही होती है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, आर्सेनिक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। तो इस तरीके से हमारे पास में बॉन्ड एंगल भी क्या होगी, इनकी ज्यादा होगी। अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी साइड एटम से ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल क्या होता है, इंक्रीज होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पे भी एग्जांपल है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन है, सल्फर है, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास में याद रखना है बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। दो अपन ने रूल पढ़े, सबसे पहला जब सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो तो क्या होगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो हमारे पास में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाता है। ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पांचवा रूल क्या कहता है उसके बारे में जानते हैं। पांचवा रूल हमारे पास में कहता है द बॉन्ड एंगल बिटवीन सिंगल बॉन्ड्स इज ऑलवेज लेस देन बॉन्ड एंगल बिटवीन मल्टीपल बॉन्ड्स। यानी मल्टीपल बॉन्ड के बीच में, यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमेशा ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से। यानी मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो हमेशा ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड के कंपेयर में, ये बोला जा रहा है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में COCl2 लेते हैं, COCl2 के यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 108 डिग्री का है, लेकिन डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 128 डिग्री का है। तो ये बात वेस्पर कहती है कि जो मल्टीपल बॉन्ड्स के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो ऑलवेज ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड के बनने वाले बॉन्ड के बीच में से, ठीक है, एज कंपेयर टू, ठीक है। द बॉन्ड एंगल बिटवीन साइड सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज लेस देन द बॉन्ड एंगल बिटवीन मल्टीपल बॉन्ड, ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये बातें होती है। अब अपन जानते हैं व्हाट इज द लिमिटेशंस ऑफ वेस्पर थ्योरी।
वेस्पर थ्योरी ने 5 रूल्स के बेसिस पर अपनी बातें रखी। अब इसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, क्या क्या वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। तो सबसे पहली चीज है, वेस्पर थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द ज्योमेट्री ऑफ पोलर कंपाउंड्स। यानी जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं, जो ध्रुवीय यौगिक होते हैं, उनकी ज्योमेट्री को ये नहीं बता पाती है। जैसे कि हमारे पास में वाटर है, जैसे कि हमारे पास में वाटर है, जैसे कि हमारे पास में Li2O है। Li2 ये क्या है, पोलर कंपाउंड है। पोलर कंपाउंड कहने का मतलब जिसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव कोई ध्रुव बन रहे हो, कोई पोल्स बन रहे हो, उनको हम कहते हैं पोलर कंपाउंड्स। तो ये क्या है, पोलर कंपाउंड्स। तो वेस्पर थ्योरी जो होती है पोलर कंपाउंड्स की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन नहीं करती है। दूसरी चीज है, वेस्पर थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। यानी जो ट्रांजिशन मेटल के कॉम्प्लेक्स होते हैं, ट्रांजिशन मेटल क्या होते हैं, जो कि डी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, लेकिन सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ट्रांजिशन मेटल नहीं होते। ये भी अपन को पता चलता है जब हम डी ब्लॉक के बारे में कंप्लीटली पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो ट्रांजिशन मेटल्स जो कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसके अंदर बॉन्डिंग किस तरीके से होती है, उसको भी वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। ये बात भी अपन को क्लियर होनी चाहिए। तीसरी चीज यहाँ पर है कि वेस्पर थ्योरी इज नॉट एबल टू एक्सप्लेन डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। यानी पाई इलेक्ट्रॉन्स का जो डीलोकेलाइजेशन होता है, जो विस्थानीकरण होता है, वो किस तरीके से होता है, उसको भी वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। और चौथी बात आती है, दिस थ्योरी कैन नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ कंपाउंड्स ऑफ एलिमेंट्स दैट कंटेनिंग इनर्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि ऐसे एलिमेंट से बनने वाले कंपाउंड जिसके पास में इनर्ट पेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो किसी काम का ही नहीं है, जो निष्क्रिय इलेक्ट्रॉन है, ऐसा इलेक्ट्रॉन वाला जो कंपाउंड होते हैं, उनकी शेप को भी ये थ्योरी एक्सप्लेन नहीं करती है। यानी कि इस थ्योरी के अंदर बेसिकली हमने क्या क्या पढ़ा, वेस्पर थ्योरी के अंदर हमने पढ़ा, सबसे पहली बात ये पढ़ी थी हमने, पहले रूल के अंदर ये बातें पढ़ी थी कि ऐसे कोई भी हमारे पास में कंपाउंड्स हो सकते हैं जिसके बारे में हम डिस्कस करते हैं वेस्पर थ्योरी के अंदर। सबसे पहली चीज ये पढ़ी थी कि जिसके पास में लोन पेयर नहीं है, रेगुलर ज्योमेट्री होगी। लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों है, तो हमारे पास में कैसी ज्योमेट्री होगी, उसकी डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री होगी। तीसरी चीज पढ़ी कि सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर कम है तो हमारे पास में बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा। सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, मल्टीपल बॉन्ड के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड एंगल होता है वो ज्यादा होता है सिंगल बॉन्ड से। ये बातें अपन ने डिस्कस करी 5 रूल्स के बीच में। और लिमिटेशंस के अंदर हमने बात करी बहुत सारी चीजों के बारे में। 4 लिमिटेशन बेसिकली हमने पढ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी वेस्पर थ्योरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में बीएससी एग्जाम के अंदर आ सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी ही ऐसी ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।